चलिए आज बढ़ते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत जो दो अपराधों के प्रकार रह गए थे जो हमने पिछली कक्षा में नहीं बताया था, उनके बारे में आज बताएंगे, उनके बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए जानिए कि हमने कौन कौन से वो प्रकार बताए थे, कौन कौन से अपराध के प्रकार बताए थे। तो सबसे पहले मैंने देखिए बताया था संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। दूसरा बताया था हमने जमानती और अजमानती अपराध। तीसरा समनीय और असमनीय अपराध। और चौथा हमने बताया था कि समन मामला और वारंट मामला। समन मामला किसे कहते हैं, वारंट मामला किसे कहते हैं। ये चार प्रकार बताए थे, जिसमें से हमने संज्ञेय और संज्ञेय अपराध पढ़ा दिया। इसके बाद हमने जमानती और अजमानती अपराध पढ़ा दिया। और आज हम पढ़ेंगे समनीय और असमनीय अपराध किसे कहते हैं। तो देखिए, समनीय अपराध का मतलब वो होता है ऐसे मामले जिनमें समझौता हो सकता हो। समनी का मतलब होता है जिनमें समझौता किया जा सके। ठीक है, ऐसे मामले जिनमें समझौता हो सकता है समनी मामला कहलाते हैं। ठीक है, एक होता है समन और एक होता है समन। हम यहाँ पर समन की बात कर रहे हैं, समन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। जैसे एक होता है, क्या होता है, ऐसे सलजम वाला सा म और न। ठीक है, मतलब एक सलजम वाला सा बनता है। एक एप्पल वाला, सेब वाला सा और म और न। ठीक है, समन। जो सलजम वाला सा बनता है जिसमें समन, हम उसकी बात कर रहे हैं समनी। ठीक है, समन से बना समनी अपराध, कंपाउंड ऑफेंस। और नॉन कंपाउंड ऑफेंस असमनीय अपराध। तो समन का मतलब होता है समझौता। ठीक है, सलजम वाला सा जिसमें बनता है तो उससे समन का मतलब क्या होता है, समझौता। और जो समन होता है जिसमें सेब वाला सा बनता है तो उस समन का मतलब होता है बुलावा। ठीक है, किसी व्यक्ति को बुलाना। तो हम यहाँ पहले बात करेंगे समन की, और फिर आगे जो हाँ यही वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड ऑफेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड ऑफेंस किसे कहते हैं। चलिए कंपाउंड ऑफेंस के बारे में जानते हैं। तो कंपाउंड ऑफेंस या समन मामले या समनी मामले किसे कहेंगे। तो समनी मामले का मतलब होता है वो मामले जिनमें समन हो सकता है, समझौता हो सकता है। समन की परिभाषा सीआरपीसी में कहीं पर नहीं दी गई है। समन को सीआरपीसी के अंतर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। और मतलब समनी और असमनी जो अपराध है, समन और असमन। ठीक है, और समनी मामले अपराध और असमनी अपराध, इन्हें कहीं भी सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन इनकी एक लिस्ट दी गई है। सीआरपीसी के की धारा 320 के अंतर्गत एक लिस्ट दी गई है, एक सूची दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि वो कौन कौन से अपराध होंगे जिनमें समन हो सकेगा, समझौता हो सकेगा, और वो कौन कौन से अपराध हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकेगा। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, सूची मतलब यहाँ पर एक इंडेक्स दी गई है, मतलब एक सूची दी गई है। तो ये कहां पर दी गई है, ये दी गई है सेक्शन 320, सेक्शन 320 में क्या दिया गया है, एक लिस्ट दी गई है। और उस लिस्ट में लिखा गया है कि कौन कौन से मामले हैं जिनमें समन हो सकता है, वो कौन कौन से मामले हैं जिनमें समन नहीं हो सकता। जैसे चोरी का अपराध है। ठीक है, 369 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 369 के अंतर्गत आता है, तो ये इसमें ये समनी मामला है, समन हो जाए। ठीक है, इसी तरह से जितने पारिवारिक मामले होते हैं तो पारिवारिक मामले में भी समझौता हो जाएगा, उसे यहाँ बताया गया। 325 का मामला, 323 का मामला है हार्ट का, तो हार्ट के मामले में भी क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। 302 का मामला है मर्डर का, तो इसमें समझौता नहीं होगा, ये असमनी मामला है।
307 का मामला अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ये भी असमनीय मामला है। रेप का मामला तो ये भी एक 376, तो ये भी एक असमनीय मामला है। ठीक है, तो ये वहां लिस्ट बनाई गई है, उसमें लिख दिया गया है कौन से मामले में समझौता हो सकेगा और कौन से मामलों में समझौता नहीं हो सकेगा। हाँ, सीआरपीसी की धारा 320 में लिस्ट दी गई। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 320 में ये लिस्ट दी गई है। समझ में आ गया समनी मामले कौन हुए, समनी मामले कौन हुए? तो समनी मामले वो मामले जिनमें समन हो सकता है, असमनी मामले वो है जिनमें समन नहीं हो सकता। अब देखिए, जो समनी मामले होते हैं वो दो प्रकार के मामले होते हैं। समनी जो समझौता होने वाले मामले भी होते हैं, वो दो तरह के मामले होते हैं। ऐसे मामले जिनमें समन हो सकता है वो दो तरीके के हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक वो मामले जिसमें दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर सकते हैं बिना न्यायालय से पूछे, जिनमें न्यायालय से पूछने या कोर्ट से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होती है समन करने के लिए, वो मामले वो भी समनी मामले कहलाते हैं। ठीक है, एक मामले समनी मामले के अंदर दो तरह के मामले आते हैं। एक वो मामले जिसमें समझौता करने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे वो मामले जिनमें समझौता तो हो सकता है लेकिन बिना न्यायालय की मर्जी के समझौता नहीं हो सकता, उसमें न्यायालय की अनुमति इजाजत लेना आवश्यक होता है। क्लियर हुआ? तो कौन कौन से मामले समनी मामले होते हैं? ऐसे मामले, ठीक है, जिनमें पक्षकार आपसी सहमति से समझौता कर सकते हैं, न्यायालय की अनुमति आवश्यकता नहीं होती। और दूसरे वो मामले जिनमें न्यायालय की इजाजत से ही समझौता किया जा सकता है, बिना न्यायालय की इजाजत से समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो प्रकार के हो गए समनी मामले। अब बात करते हैं असमनी मामले। तो असमनी मामले वो मामले होते हैं जो जिनमें समझौता नहीं हो सकता, मतलब जो प्रकृति की मतलब कठिन प्रकृति के होते हैं, कठोर प्रकृति के जो अपराध होते हैं, गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं, तो ऐसे मामले जो हैं वो असमनी मामले के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामले जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है, इसका नेचर कठोर होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, गंभीर होती है, तो ऐसे मामलों को असमनी मामले कहा जाता है, नॉन कंपाउंड ऑफेंस कहा जाता है, और ऐसे मामलों में समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनके इस ऐसे मामलों में क्या हो सकता है? ऐसे मामलों में निर्णय या तो दोष सिद्धि होती है या दोष मुक्ति होती है। या तो ये खत्म कब होता है? इसमें समझौता नहीं होगा, समझौते के द्वारा ऐसे मामलों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले समाप्त कैसे हो सकते हैं? जब न्यायालय का डिसीजन आएगा, निर्णय, चाहे वो दोष मुक्ति के रूप में आए, चाहे वो दोष सिद्धि के रूप में आए, या तो उसको सजा मिलेगी या तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तभी समाप्त हो सकता है, समझौते से समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर हुआ इतना? समनी और असमनी मामले, कंपाउंड, नॉन कंपाउंड ऑफेंस, समझ में आ गया? जी सर। तो सभी लोग बताएं, नॉन कंपाउंड और कंपाउंड ऑफेंस जो है वो कहाँ परिभाषित किए गए हैं, इस सेक्शन में परिभाषा दी गई थी? सर 320 कहेंगे इनकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। अच्छा, हाँ, सिर्फ इनकी लिस्ट दी गई है, सूची दी गई है। कहाँ? सेक्शन 320। जी सर। बस इतना याद रखना, इनकी लिस्ट दी गई है, इन्हें परिभाषित नहीं किया गया सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक, क्लियर हो गया? जी सर। अब अगले मामले के बारे में पढ़ते हैं जो अपराध के अंतर्गत गिना जाता है। तो देखिए, अब पढ़ेंगे हम वारंट मामला और समन मामला। तो सबसे पहले जानेंगे वारंट मामला क्या होता है। ठीक है, तो वारंट मामले की जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो धारा 2 के क्लाज एक्स में दी गई है। धारा 2 के खंड एक्स, ठीक है, उपधारा एक्स में दी गई, धारा 2
उपधारा x में दी गई, मतलब 2x में जो है वहां पर वारंट केस की या वारंट मामले की परिभाषा दी गई है। अभी तक जो तीनों पढ़े वो मामले भी होते हैं, अपराध भी होते हैं, लेकिन वारंट सिर्फ मामला होता है, अपराध नहीं होता। ठीक है, और समन मामला होता है, समन अपराध नहीं होता। ठीक, क्लियर हुआ? ये भी याद रखना है। बाकी जैसे हम संज्ञेय अपराध भी होता है, संज्ञेय मामला भी होता है, असंज्ञेय अपराध भी होता है, संज्ञेय मामला भी होता है, जमानती अपराध भी होता है, जमानती मामला भी होता है। ठीक है, ऐसे समनी मामला भी होता है, समनी अपराध भी होता है। ठीक है, लेकिन वारंट सिर्फ मामला होता है। ठीक है, समन सिर्फ मामला होता है, अपराध नहीं होता है। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ, चलिए आगे जानते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं वारंट की। वारंट मामला किसे कहेंगे, वारंट किसे कहेंगे? तो देखिए, सेक्शन 2x में इसे परिभाषित किया गया है सीआरपीसी की। क्या परिभाषा दी गई है? तो जानिए कि वारंट मामला का अभिप्राय किसी ऐसे मामले से होता है जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित हो जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे मामले जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से ऊपर का कारावास दिया जाता है, वो सारे मामले वारंट मामले कहलाते हैं। ऐसे मामले जिनमें 2 साल से अधिक की सजा दी जाती है या हो सकती है, या मृत्युदंड हो सकती है, या आजीवन कारावास हो सकता है, तो ऐसे मामले में जो निकाला जाता है, आदेश निकाला जाता है कोर्ट के द्वारा, वो क्या कहलाता है? वारंट कहलाता है। ठीक है, किसी को बुलाने के लिए, कोर्ट में हाजिर करने के लिए समन नहीं निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा? वारंट। वारंट का मतलब होता है किसी भी अभियुक्त जिस पर यह इल्जाम है या ऐसे चार्जेस लगाए गए, आरोप लगाए गए हैं, उसे पकड़कर कोर्ट में हाजिर करो। ठीक है, जबकि समन का मतलब क्या होता है? उसे सूचना दे दो, वो इस तारीख को कोर्ट पर हाजिर हो। समन में क्या होता है? अब जिस पर इल्जाम होता है उसे या जिसे बुलाना होता है उसको सूचना दी जाती है कि वो इस तारीख पर कोर्ट में हाजिर हो। ठीक है, लेकिन वारंट मामले में क्योंकि गंभीर मामले होते हैं, किसी ने मृत्युदंड, किसी ने हत्या की है, किसी ने कोई गंभीर अपराध कारित किया है, तो बुलाने पे तो आएगा नहीं। समन जारी करने से, इशू करने से क्या वो आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे मामलों में कोर्ट समन ना जारी कर क्या जारी करता है? वारंट जारी करता है, और कहता है कि उसे पकड़कर उस तारीख को कोर्ट में हाजिर करो। ठीक है, तो वारंट मामला कौन कौन से मामले होते हैं? जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं, वो सारे मामले कैसे का मामले कहलाते हैं? वारंट मामले कहलाते हैं। ठीक है, जी सर। अब चूंकि ये वारंट मामले की प्रकृति कैसी होती है? गंभीर प्रकृति होती है, गंभीर प्रकृति होती है, और इसीलिए इनमें जो भी कार्रवाई होती है वो औपचारिक आरोप निर्णय, इसमें ढंग से जो पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, औपचारिक रूप से आरोप निर्मित किए जाते हैं। इसको मतलब इसमें जटिल प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, और इसकी इस कार्रवाई का जो ट्रायल होता है, इसका ट्रायल भी जो है कोई सक्षम न्यायालय के द्वारा और अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर जो मजिस्ट्रेट होगा, न्यायाधीश होगा, उसके द्वारा किया जाए। ये नहीं कि नई अपॉइंटमेंट हुआ उसी को ऐसे मामले पकड़ा दिया जाए, तो उसे नहीं दिया जाता है। ऐसे मामले जो वारंट मामले हैं वो कौन देखेगा? वो कोई सक्षम न्यायालय होगा वो, और जो अनुभवी होगा। ठीक है, और इसमें प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी कैसी? जटिल प्रक्रिया अपनाई। ठीक है, पूरी तरह से विधिवत इसका आरोप चार्जेज निर्मित किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया कि वारंट मामला किस मामले को कहते हैं?
जी सर। बताएं, बताओ कौन जी से सर। मामले हो गए जो वारंट मामले कहलाएंगे, बताओ। सर मृत्यु और आजीवन कारावास या 2 साल से ज्यादा की ज्यादा का जो सजा देनी होती है तो उसके लिए वारंट जारी किया जाता है। हाँ, मतलब ऐसे मामले जिसमें मृत्युदंड हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, या 2 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है, तो वो जी। सारे मामले कैसे मामले कहलाएंगे? वारंट मामले। उसमें जी सर। मजिस्ट्रेट न्यायालय क्या इशू करेगा? वहां पर वा- वारंट इशू करेगा उस व्यक्ति को जिस पर ये चार्जेज है, या कोई उसे बुलाना है, कोर्ट में हाजिर कराना। ठीक, क्लियर हुआ? जी सर। वारंट से संबंधित जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो सीआरपीसी में कहाँ दिए गए? यहाँ पर तो परिभाषा दी गई है, कहाँ पर की हम बात कर रहे हैं? 2X में से परिभाषा दी गई है, वारंट की परिभाषा, और इससे संबंधित प्रोविजन, प्रावधान, ठीक है, कि वो कौन किस तरीके से या कब वारंट इशू किया जाएगा, किस तरीके से उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से इशू किया जाएगा। तो इसके बारे में जो है सीआरपीसी की धारा 70 से लेकर सेक्शन 81 तक में बताई गई। ठीक है, कहां से कहां तक प्रोविजन दिए गए हैं? धारा 70 से 81 तक में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो किससे संबंधित दिए गए हैं? वारंट से संबंधित दिए गए, वारंट। वारंट मामले से संबंधित दिए गए। जी सर। क्लियर हुआ? तो ये चीज है, हमने क्या जाना? वारंट मामले कहाँ की परिभाषा कहाँ दी गई? 2X में दी गई है। वारंट मामला कौन होते हैं? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराध। ठीक है, इसमें क्या कहलाते हैं? वारंट मामले कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने जाना कि इससे संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं? तो धारा 70 से लेकर 82 तक में, 81 तक में किए गए हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब बात जी करेंगे समन मामले की। ठीक है, समन मामला किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए समन मामला जो होता है इसके लिए सेक्शन 2W में दिया गया है। इसे कहाँ परिभाषित किया गया समन मामले को? तो समन मामले को सेक्शन 2W में परिभाषित किया गया, धारा 2W में परिभाषित किया गया। लेकिन अगर कहेंगे इसके प्रोविजन कहाँ दिए गए, प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, तो जहां पर वारंट के दिए गए हैं उसके जस्ट पहले दिए गए हैं। मतलब धारा 61 से लेकर 69 तक, 69 तक जो प्रावधान दिए गए हैं वो प्रावधान सब किससे संबंधित हैं? वो सब समन मामले से संबंधित। सर। क्लियर हुआ? हाँ। 61 से लेकर 69 तक, जी सर। 61 से लेकर 69 तक जो प्रोविजन दिए गए हैं वो किससे संबंधित है? समन से। समन मामलों से संबंधित है। अगर समन मामले की परिभाषा की बात करें कि समन मामले की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो समन मामले की परिभाषा कहाँ दी गई है? समन मामले की जो परिभाषा है 2W में दी गई। क्या परिभाषा दी गई है? तो देखिए इसमें समन की परिभाषा को अलग से परिभाषित नहीं किया गया, वारंट मामले का सहारा लेते हुए इसे परिभाषित किया गया। इसमें कहा गया, देखिए समन मामला वह मामला होता है जो किसी अपराध से संबंधित हो और जो वारंट मामला ना हो। मतलब ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित हो, अपराध से जुड़ा हो, और वो क्या ना हो? वो वारंट मामला ना हो। अगर वो वारंट मामला नहीं है तो फिर वो कौन सा मामला है? तो फिर वो समन मामला है। वारंट मामलों को छोड़कर बाकी सारी मामले क्या कहलाएंगे? समन मामले कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन वो अपराध से संबंधित होना चाहिए। जी क्लियर सर। हुआ? तो आप इसको अच्छे जी से समझते हैं, कैसे समझेंगे? तो देखिए जिसे हम वारंट मामले की परिभाषा जो हमने अभी तक आपको बताई, समझाई, उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो उसको उल्टा कर दो, वो कौन सी परिभाषा हो जाएगी? समन मामले की परिभाषा बन जाएगी। जय कैसे? अभी हमने क्या पढ़ा था वारंट मामले को, उसको उल्टा कर रहे हैं। देखिए समन मामले का मतलब क्या हो गया? ऐसे मामले जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, वो सारे मामले कौन से मामले कहलाएंगे? समन मामले कहलाएंगे। ठीक है, वारंट मामले हमने क्या पढ़ा था? ऐसे मामले जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है,
वो वारंट मामले हैं। समन मामले में क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे मामले जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। नहीं शब्द जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समन मामले की परिभाषा बन जाएगी। अब इसको दूसरी तरह से अगर हम, ये तो हमने नेगेटिव में पढ़ी, ठीक है, नकारात्मक रूप से हमने ये परिभाषा बनाई। अब इसको अगर हम पॉजिटिव थिंक में बात करें तो फिर वो कौन से मामले हो गए जो समन मामले में आएंगे? तो ऐसे मामले जो 2 वर्ष की कारावास की अवधि तक से दंडनीय है। ऐसे अपराध, ऐसे मामले जिसमें 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है या 2 साल तक का कारावास हो सकता है, वो सारे मामले क्या कहलाते हैं? समन मामले कहलाते। क्लियर हुआ? ठीक है, तो समान मामले की वेरी सिंपल परिभाषा है। 3 तरह के से हमने परिभाषा इसकी देखी। एक तो जो इसमें परिभाषा दी गई उसके हिसाब से अगर देखें तो समान मामले कौन से मामले होते हैं? जो किसी अपराध से संबंधित हो लेकिन वो वारंट मामले नहीं हो, तो वो क्या हो जाएंगे? समान मामले कहलाए। दूसरी तरीके से इसकी परिभाषा देखें तो हम ये कह सकते हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, वो सारे मामले कैसे मामले कहलाएंगे? वो सभी समन मामले कहलाएंगे। तीसरी तरीके से अगर हम परिभाषा देखें इसकी तो हम कहेंगे कि ऐसे मामले जिसमें 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ठीक है, 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम की या 2 वर्ष तक की, या जुर्माने से जिसने दंडित किया जा सकता हो। ठीक है, खाली जुर्माना लगाया गया, सजा दी नहीं गई, वो सारे मामले क्या कहलाएंगे? समन मामले कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी वारंट की परिभाषा पढ़ाई समझाई तो उसमें मैंने क्या कहा था कि 2 वर्ष से अधिक वाले जो मामले हैं वो वारंट है, तो 2 वर्ष तक के मामले किसमें चले जाएंगे? समन में चले जाएंगे। क्लियर हो गए? हाँ? समन मतलब होता है बुलावा। ठीक है, किसी व्यक्ति को जिसके पर यह आरोप है, चाहे इल्जाम है कि आपने ऐसा अपराध है किया है, ऐसा कार्य किया है, तो वो कोर्ट में उसे बुलाया जाए। जब वो बुलाएगा नहीं तो वो एक पक्षकार की बात सुनकर हम उसे पनिश कैसे कर दे? पहले दूसरे का भी तो पक्ष सुने कि ये जो इल्जाम लगाए गए हैं क्या वो सच है। जब उसको बुलाया जाएगा, कोर्ट में वो हाजिर होगा, दोनों पार्टियां हाजिर होंगी, तभी तो ये पता चल पाएगा कि सच कौन बोल रहा, तभी तो सजा दी जा सकेगी या उसे दोषित या दोषमुक्त किया जा सकेगा। हम एक पक्षकार को, नेचुरल लॉ क्या कहता है, नैसर्गिक न्याय क्या कहता है? 2 सिद्धांत बताता है। एक तो दूसरे पक्षकार को भी सुनो, एक पक्षकार को सुनकर निर्णय नहीं कर सकते, दोनों पक्षकार को सुनो। दूसरा कहता है कि जिसने गलती की वो स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। हमारा कोई भी व्यक्ति अपने ही आप में न्यायाधीश नहीं हो सकता। हम ही ने अपराध किया और हम ही उसमें जज बन गए अपने, तो हम क्या अपने खिलाफ फैसला देंगे? नहीं। तो ये 2 नियमों का जरूर पालन किया जाना चाहिए। अगर इनका पालन नहीं किया गया, नेचुरल जो सिद्धांत है, नेचुरल लॉ के सिद्धांत, जो प्राकृतिक सिद्धांत है, नैसर्गिक सिद्धांत है, इनका अगर पालन नहीं किया गया है तो जो निर्णय दिया गया हो गया वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं होगा, युक्त नहीं होगा, सच नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए दोनों पार्टियों का कोर्ट में मौजूद होना आवश्यक होता है। अब चूंकि 2 साल से कम का मामला है तो मतलब छोटा मोटा मामला है जिसमें 2 साल से कम की सजा हो सकती है, तो ऐसे मामले में कोई बुलाने से आ जाएगा। अगर हम किसी को नोटिस भेजेंगे आओ ठीक है तुम्हें कोर्ट में हाजिर, तो जो आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा मामला है जो गंभीर मामला है, तो क्या वो बुलाने से, तुम्हें लगता है बुलाने से आएगा? नहीं आएगा। मर्डर कर रखा हो तो क्या बुलाने से आ जाएगा कि तुम्हें कोर्ट में बुलाया गया आ जाओ? तो कौन आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसमें बुलाना नहीं पड़ेगा, उसमें समन नहीं, समन से काम नहीं चलेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा कोर्ट। और कोई भी कार्रवाई पीछे नहीं हो सकती जब तक दोनों पार्टियां मौजूद ना हो। अभी मैंने बताया तब तक कार्रवाई चल ही नहीं सकती। नहीं तो कहेंगे कि वो उनके पक्ष में कर दिया, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। तो दोनों पार्टियों को, दोनों की मौजूदगी में कार्रवाई चलती है। और दोनों की मौजूदगी कैसे होगी? जब एक भागता ही रहेगा और एक वहां इंतजार करता रहेगा कोर्ट में, तो फैसला कैसे होगा?
तो दूसरे को भी लाना पड़ेगा ना, चाहे अगर मान के हंसी से आ रहा है, अपने आप से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जबरदस्ती लाना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। हाँ, तो इसके लिए वारंट होता है। ठीक है। तो गंभीर मामले में क्या किया जाता है, वारंट निकाला जाता है। तो समन मामला का नेचर कैसा हो गया भाई, कम गंभीर मामला। ठीक है, कम गंभीर हो गया। ठीक है। और ऐसे में प्रक्रिया कैसी, जटिल प्रक्रिया अपनाई जाएगी नहीं, क्योंकि कम गंभीर है तो सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, इसमें तकनीकी या जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। जी इसे औपचारिक रूप से इसमें आरोप फ्रेम करना आवश्यक नहीं होता है इस मामले में। ठीक है, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति का भी, मजिस्ट्रेट का भी होना आवश्यक नहीं होता है ऐसे मामलों में। ठीक है। जी सर। यही सारे इसके हमने ये दोनों, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वारंट मामला किसे कहते हैं, समन मामला किसे कहते हैं। अभी भी किसी को अगर कोई ना समझ में आए तो बताए। सर क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम में आता है। तो समन किसे कहते हैं, वारंट किसे कहते हैं। वैसे भी अगर आप समाज में रहते हैं, चाहे वकालत ना भी करें, तो भी आप, अगर आप एक आम नागरिक भी है, ठीक है, तो भी आपको ये जानना जरूरी है आखिर ये समन होता क्या है, वारंट क्या होता है। ठीक है। कब इसे जारी किया जाता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। सर। तो ये जान लिए। हाँ बताएं। सर समन वाला बता दीजिएगा सर दोबारा। ठीक है, समन में समन। यही बताया कि जो वारंट मामले की जो हमने परिभाषा पढ़ाई, तो उसका उल्टा होता है। देखो, समन मामला कौन होते हैं, जो वारंट मामले नहीं है, तो वो सारे मामले कैसे हैं? समन मामले हैं। ऐसे मामले जिसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, 2 साल तक, 2 साल से ज्यादा नहीं, 2 साल तक या 2 साल से कम, या जुर्माने से, वो सारे मामले समन मामले कहलाते हैं। तो हम वारंट मामले से अगर हम देखें, तो ऐसे मामले जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, वो सारे मामले कैसे मामले हैं, समन मामले हैं। ठीक है विजय। विजय समझ में सर आया। आज साफ पे, हाँ साफ पे सर डिस्टर्ब हो रहा है आज। चलिए कोई नहीं, अभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इसको देखिए। अब हम बात करेंगे समन मामले और वारंट मामले में जो अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, इनमें कौन क्या अंतर है, जब आप अंतर समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। समझ में आएगा। जी सर। चलिए देखिए, देखिए हम अब अंतर बताने जा रहे हैं। देखिए, देखो, वारंट मामला ऐसे अपराध से संबंधित होता है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया जाता है। जबकि समन मामले वो मामले होते हैं जिसमें 2 वर्ष तक का या 2 वर्ष से कम का या जुर्माने का दंड दिया जाता है। क्लियर हुआ जी पहला पॉइंट। माइक आप रखें सभी लोग पहले। हाँ देखिए, हमने बताया वारंट मामले ऐसे अपराध हो से संबंधित होता है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड दिया जाता है। जबकि समन मामले वे होते हैं जिनमें 2 वर्ष तक का या 2 वर्ष से कम का या जुर्माने का ही सिर्फ क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। क्लियर हुआ पहला। दूसरा, वारंट मामले में न्यायालय प्रथम और अवसर पर वारंट ही जारी करता है। वारंट मामला है तो उसे कुछ सोचना ही नहीं, क्या निकालेगा, वारंट इशू करेगा। क्योंकि गंभीर मामला है तो ऐसे मामले में वो तुरंत ही वारंट निकालेगा। वो सोचेगा नहीं कि वारंट निकाले, समन निकाले, कुछ सोचना नहीं, वारंट इशू कर देगा। लेकिन जब समन मामला होता है तो सामान्यता जनरली क्या होता है, समन मामले में न्यायालय सबसे पहले समन जारी करता है। समन जारी करने के बाद भी यदि वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता, आता नहीं है,
ठीक है, समन की तामीली हो गई, उसे सूचना हो गई, फिर भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा, या न्यायालय को लगता है कि समन जारी करने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे जारी करने से भी वो आएगा नहीं, या वो उसकी स्थान से, उसकी जगह से अपने को हटा रहा है, कहीं दूसरी जगह ले जा रहा है, ठीक है, वो फिर पकड़ में नहीं आएगा, तो ऐसे मामले में वो क्या करेगा, समन की जगह फिर वो वारंट जारी कर दे। तो दूसरा अंतर क्या हो गया, वारंट मामले में सामान्यतः वारंट ही जारी किया जाता है, लेकिन समन मामले में पहले समन जारी किया जाएगा सामान्यतः, नहीं तो फिर वारंट भी जारी किया जा सकता है समन मामले में भी। क्लियर हुआ? अगला देखिए, वारंट मामले में जो ट्रायल के लिए जो आरोप चार्ज जो फ्रेम किए जाते हैं, उसमें वो औपचारिक रूप से निर्मित किए जाते हैं, ठीक है, विधिवत तरीके से सारी चीजें, ठीक है, जबकि समन मामले में ऐसा करना आवश्यक नहीं होता, ठीक है। इसके साथ साथ वारंट मामलों के विचारण के लिए जटिल और तकनीकी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जटिल कठिन, ताकि कोई भी निर्दोष को सजा न हो। जबकि समन मामलों में सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक, क्लियर हुआ? जी सर। इतना समझ नहीं आया? सर आ गया। तो ये हमारा दो चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है, मतलब जो अपराध के जितने भी हमने प्रकार बताए थे वो सारे प्रकार मैंने समझा दिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या जान लिया, हमने संज्ञेय संज्ञेय अपराध जान लिए, इसके साथ जमानती अजमानती अपराध भी जान लिए, समनी और समनी अपराध भी जान लिए, और उसके बाद में समन मामला किसे कहते हैं, वारंट मामला किसे कहते हैं, ये भी हमने जान लिया। तो इतनी सारी परिभाषाएं हमने जान ली, इनको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना। अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीआरपीसी के अंतर्गत हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे, परिवाद, कंप्लेन। कंप्लेन किसे कहते हैं, परिवाद किसे कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जरूर जानना है। तो परिवाद किसे कहते हैं, कंप्लेन किसे कहते हैं, तो इसे सीआरपीसी की धारा 2D में परिभाषित किया गया, ठीक है। सीआरपीसी की किस धारा में इसे परिभाषित किया गया, 2D में। परिवाद को सीआरपीसी की धारा 2D में परिभाषित किया गया। अब कंप्लेन किसे कहते हैं, तो इसकी क्या परिभाषा दी गई है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताएं, परिवाद किसे किया जाता है, कंप्लेन किसे की जाती है, मजिस्ट्रेट को, न्यायाधीश को, पुलिस अधिकारी को, सभी को? बताएं, कंप्लेन हम किसे करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, बताओ कंप्लेन किसे की जाती है, हमें ये बताओ, कंप्लेन कहाँ करी जाती है? थाने में होती है सर पहली प्रथम सूचना। हम एफआईआर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लेन की बात कर रहे हैं, परिवाद की। कंप्लेन कहाँ सबसे पहले की जाती है, कंप्लेन कहाँ होगी, रितिका बताओ। सर अगर मतलब कंप्लेन कॉमन कंप्लेन है तो ये मतलब पुलिस अधिकारी को होगी, और अगर कोई गंभीर मैटर है तो मजिस्ट्रेट को की जा सकती है, अगर थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है देन। और कोई बताएगा? देखो, एक बात याद रखिए, बोलचाल में बहुत लोग, अगर हम समाज में रहते हैं तो लोग पुलिस अधिकारी को दी गई रिपोर्ट, इत्तला, थाने में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, खबर देते हैं, इत्तला देते हैं, सूचना देते हैं, उसको कंप्लेन बोलते हैं। जबकि कंप्लेन कभी भी पुलिस अधिकारी को नहीं की जाती, ठीक है, कंप्लेन कभी भी पुलिस अधिकारी को नहीं की जाती, कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है, ठीक है। कंप्लेन मतलब परिवाद, परिवाद किसे किया जाता है, हमेशा
मजिस्ट्रेट को ही किया जाता है। न्यायालय में ही क्या हो सकता है, कंप्लेन हो सकती है। पुलिस अधिकारी को सिर्फ हम इत्तिला देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, वहां पर हम कंप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो पुलिस अधिकारी को दी गई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है, इत्तिला कहलाती है, कंप्लेन नहीं कहलाती, ठीक है। कंप्लेन हमेशा किसको की जाती है, मजिस्ट्रेट को की जाती है। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो ये कभी मत बोलना कि जो पुलिस अधिकारी को कंप्लेन की जाती है। बोलचाल में लोग बोलते हैं कि कंप्लेन करके आए, पुलिस के पास कंप्लेन करके आए, तो पुलिस के पास कंप्लेन नहीं होगी, पुलिस को सूचना देकर आए, उसको इंफॉर्मेशन दे के आए, ठीक है, उसको रिपोर्ट देकर आए, ठीक है। वहाँ कंप्लेन करके नहीं है। कंप्लेन उसको किया जाता है, कंप्लेन मतलब शिकायत, शिकायत उसको किया जाता है जो शिकायत सुन सके। पुलिस अधिकारी के पास ये पावर ही नहीं शिकायत सुन सके, वो तो सिर्फ सूचना जो आपने दी है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, किसके पास, जो इसको सुन सकता हो। तो सुनने का, फैसला करने का किसके पास पावर है, मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास है। पुलिस के पास कोई पावर ही नहीं है, उसको तो आपकी सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पर सबूत इकट्ठा करने हैं, साक्ष्य एकत्रित करने हैं कि जो आपने बताया कि वो सच में ऐसा है या झूठ तुम बोल रहे हैं, इसका पता करने के लिए उन्हें अन्वेषण करने की पावर है, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। कंप्लेन, शिकायत सुनने की पावर है ही नहीं, तो कंप्लेन उनको करेंगे कैसे, ठीक है। कंप्लेन, शिकायत, कंप्लेन मतलब शिकायत, शिकायत कहाँ की जाती है, जो शिकायत सुनने का अधिकारी होता है। तो शिकायत कौन सुन सकता है, बताओ, मजिस्ट्रेट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है। इत्तिला, इंफॉर्मेशन, ये जो है ये पुलिस को दी जाती है कि कोई लड़ाई हो गई मोहल्ले में, तो इसकी खबर, इंफॉर्मेशन किसे देंगे, सबसे पहले पुलिस को देंगे। इसीलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अगर गंभीर मामले में हमने वही खबर दी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे FIR। और वही छोटे मोटे मामले में किसी को कोई गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, ऐसे छोटे मोटे मामलों में अगर हमने यही खबर पुलिस को दी है तो इसे बोलेंगे NCR। असंज्ञेय मामले की रिपोर्ट, संज्ञेय नहीं, संज्ञेय की मामले में जो रिपोर्ट दी गई उसे FIR कहेंगे, असंज्ञेय मामले की रिपोर्ट को क्या कहेंगे, NCR, नॉन कॉग्निबल रिपोर्ट, ठीक है, कम गंभीर मामले की सूचना, ठीक है। गंभीर मामले की सूचना है तो FIR लिखेगा, पुलिस अधिकारी तुरंत इन्वेस्टिगेशन पे जुट जाएगा, सबूत इकट्ठा करने, साक्ष्य एकत्र करने लगेगा। अगर संज्ञेय मामला है, NCR दर्ज की गई है, कम गंभीर मामला है, तो पुलिस अधिकारी अपने पास नोट कर लेगा उस सूचना को और तुमसे कहेगा जाओ अब तुम कोर्ट में जाओ, वहां जाके मजिस्ट्रेट को तुम इसकी कंप्लेन करो। जब मजिस्ट्रेट हमसे कहेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, तब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। समझ में आया? कम गंभीर है, अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। जब न्यायालय कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए, तब तुम इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिवाद की कंप्लेन की, ठीक है। तो सामान्यतः सबसे पहले सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस आगे फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट को मामला। कंप्लेन कम की जाती है जब पुलिस अधिकारी मामला दर्ज नहीं करता, ठीक है। जब पुलिस अधिकारी के पास गए सूचना लेके कि इसको नोट करो, पुलिस अधिकारी दर्ज नहीं कर रहा, तो फिर हम SP के पास जाए, उसके बड़े अधिकारी के पास कि उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की। जब वो भी नहीं दर्ज करता है तब हम क्या करेंगे, फिर एक ही चारा रह जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाना, न्यायालय जाना। फिर न्यायालय जाकर हम क्या करेंगे, परिवाद करेंगे, कंप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वहां जाके हम कंप्लेन करेंगे, तो फिर मजिस्ट्रेट इनको इजाजत देगा, रिपोर्ट लिखो और इसकी इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हुआ?
और इसीलिए कंप्लेन जो है कैसे मामलों में की जा सकती है, दोनों प्रकार के मामले, चाहे वो गंभीर मामला हो चाहे वो कम गंभीर मामला हो, यानी मतलब चाहे वो संगीन मामला हो चाहे असंगीन, किसी भी मामले की रिपोर्ट क्या की जा सकती है, कंप्लेन की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले आप इसकी थोड़ा सा ना मैंने समझा दिया, अब इसकी हम परिभाषा पहले देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो धारा 2D में देखिए इसको परिभाषित किया गया, क्या परिभाषित किया गया, तो देखिए परिवाद का अभिप्राय इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किए गए इस कथन से होता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात है चाहे वो अज्ञात, कोई अपराध किया है। जानने में ये आ हो गया गया परिवाद। कहने का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट को दिया गया कोई भी कथन या मजिस्ट्रेट से किया गया कोई भी कथन, ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात जो मजिस्ट्रेट से की गई और क्यों की गई हो कि मजिस्ट्रेट उस पर कोई कार्रवाई करे, इस दृष्टि से की गई हो, इस वजह से की गई हो। इस वजह से की गई क्या, ताकि मजिस्ट्रेट उस पर कोई कार्रवाई करे। मजिस्ट्रेट को कोई कथन किया गया हो और मजिस्ट्रेट को कथन क्यों किया गया हो, ताकि मजिस्ट्रेट उस पर कोई कार्रवाई करे। और ऐसा कथन कैसे किया गया हो, चाहे उसे हम लिखित में करें चाहे मौखिक, चाहे वो लिखित किया गया हो चाहे मौखिक किया गया, ऐसे मामले के बारे में किया गया हो, चाहे वो संज्ञेय मामला हो चाहे असंज्ञेय मामला हो, किसी के बारे में किया गया हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया, किस व्यक्ति के बारे में किया गया, चाहे वो ज्ञात व्यक्ति हो चाहे वो अज्ञात व्यक्ति हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे हम जान रहे हो, चाहे हम उसके बारे में कहें, कथन करें मजिस्ट्रेट से, या ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा अपराध किया उसको हम जान ही नहीं रहे, ठीक है, उसके बारे में कोई कथन करें, ठीक है, और ऐसा कथन किससे संबंधित हो, उस अपराध से संबंधित। तो यही चीज क्या कहलाएगी, यही परिवाद कंप्लेन कहलाएगी। मजिस्ट्रेट को किया गया कोई कथन, इस दृष्टि से किया गया कथन कि मजिस्ट्रेट उस पर कोई कार्रवाई करे, चाहे हम लिखित में करें चाहे मौखिक रूप में, किसी ज्ञात व्यक्ति के बारे में करें चाहे अज्ञात व्यक्ति के बारे में, ठीक है, कि उसने कोई अपराध कारित किया है, उसने कोई अपराध किया है, इस बारे में करें, तो वो कथन क्या कहलाएगा, कंप्लेन कहलाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ लेकिन इसमें एक बात बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस के द्वारा जो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है उसे परिवाद नहीं माना जाता, उसे कंप्लेन नहीं माना जाता, कंप्लेन में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए कोई अपराध हुई, चाहे वो ज्ञात व्यक्ति ने, ज्ञात मतलब जिसे हम जान रहे हैं, एक ट्रक ने किसी को टक्कर मार के चला गया, अब ड्राइवर को क्या तुम जान रहे हो, नहीं जान रहे, तो क्या इसकी शिकायत कर सकते हो, नहीं कर सकते, या उसे पहले पता करोगे ये कौन था, नहीं जान रहे तो भी कह सकते हैं कि एक ड्राइवर था और ऐसी ऐसी शक्ल का था और ट्रक में बैठा था, उसने उसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया, मारा गया, हम उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। देखिए अगर कोई चीज हम मजिस्ट्रेट को सीधे बताते हैं कि ए व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया है, उसको उसको मार डाला है, तो इसे कंप्लेन माना जाता, अभी मैंने बताया, ठीक है, किसी अपराध के बारे में, ठीक है, मजिस्ट्रेट को किया गया कोई कथन, चाहे वो लिखित में करें चाहे मौखिक में करें, क्या कहलाएगा, कंप्लेन कहलाएगा। अगर हम कोई बात जो है अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट को बताते हैं तो क्या कहलाएगा, कंप्लेन कहलाएगा, परिवाद कहलाएगा। लेकिन वही बात हमने पुलिस को बताई और पुलिस मजिस्ट्रेट को बताता है, तो वो भी तो वही काम कर रहा है जो हम डायरेक्ट कर रहे थे, वही अब पुलिस अधिकारी भी क्या कर रहा है, पुलिस रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को पेश कर रहा है, तो वो भी तो वही काम कर रहा है जो हम कर रहे थे। तो क्या इस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। साफ साफ इसमें लिख दिया गया परिभाषा में कि अगर
जो सूचना तुमने डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को दी वो तो कंप्लेन कहलाएगी, लेकिन अगर वही सूचना मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी देता है पुलिस रिपोर्ट बनाकर, तो फिर वो कंप्लेन नहीं कहलाएगी। क्लियर हुआ? वो जी सर। पुलिस, देखिए हम कोई चीज अगर हम FIR लिखाते हैं, NCR लिखाते हैं, पुलिस अधिकारी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, खबर देते हैं, तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, उसको अपने डायरी रजिस्टर में नोट कर लेता है, GD में नोट करता है, जनरल डायरी में, और फिर उसका के बारे में जांच वगैरह इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक पुलिस रिपोर्ट बनाती है, और पुलिस रिपोर्ट को फिर वो मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देती है, भेज देती है। ठीक है, CRPC की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट बनाकर भेज देती है किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। तो जो उसने उस अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट को भेजी है खबर, ठीक है, रिपोर्ट, तो उसे हम कंप्लेन नहीं मानेंगे। ठीक है, उसे कंप्लेन नहीं माना जाएगा, मजिस्ट्रेट उसे कंप्लेन नहीं मानेगा। उसे कंप्लेन कब माना जा सकता है, जब कोई भी मामला था, जैसे कोई अपराध हुआ, उस अपराध की तुमने सूचना पुलिस अधिकारी को दी और वो मामला गंभीर मामले के रूप में दर्ज किया गया, मतलब उसकी FIR दर्ज हुई, गंभीर संज्ञेय मामले के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद में एक वहां का कोई पुलिस अधिकारी होगा, उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा। हमने बताया ना, गंभीर मामले में तुरंत इन्वेस्टिगेशन की करने की इजाजत है, आप बिन न्यायालय की इजाजत का वेट नहीं करेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा FIR होगी, आप उसका तुरंत ही पुलिस अधिकारी क्या करेगा, तुरंत ही उसकी क्या करने लगेगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। अब इन्वेस्टिगेशन गंभीर मामले के रूप में FIR दर्ज की और उसका इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला वो गंभीर मामला है ही नहीं, वो तो हल्का फुल्का मामला था, मतलब असंज्ञेय मामला था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने पर क्या हो सकता है, गंभीर भी निकल सकता है और बिना गंभीर का भी निकल सकता है। कम गंभीर में किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, ठीक है, और ऐसे उसने वो हाथ बंधवा के आ गया कि यहाँ तक फ्रैक्चर कर दिया, ठीक है, FIR लिखवाया, ठीक है, डिडक्टरी बनवा के दुनिया भर का, ठीक है, ऐसे करवा दिया, तो वो तो मामला कैसे दर्ज हुआ, गंभीर मामले में। जब उसकी जांच की, उसका जब उसने इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू किया, तब चीजें पता चलेगी ये तो सब गलत इल्जाम है, ठीक है, गलत सारी चीजें निकली, और उसके बाद में अब चाहे सही निकले या गलत निकले, तो पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी ना। अगर गंभीर निकलेगा मामला तो गंभीर की रिपोर्ट बनाएगा, वो सेक्शन धाराएं लगा के रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर हल्का फुल्का मामला निकलेगा इन्वेस्टिगेशन, तो हल्की फुल्की धाराएं लगाकर इसका बनाएगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, और फिर उस रिपोर्ट को क्या पेश करेगा, मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। अगर गंभीर मामले के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन करने पर, अन्वेषण करने पर वो मामला असंज्ञेय निकला, कम गंभीर निकला, तो उसकी जो रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को दी जाए, मजिस्ट्रेट को दी जाएगी पुलिस अधिकारी के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन जिसने की उस अधिकारी के द्वारा, तो ऐसी रिपोर्ट को कंप्लेन माना जाए। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट को क्या माना जाएगा, कंप्लेन माना जाएगा, और उस पुलिस अधिकारी को जिसने ऐसी रिपोर्ट पेश की, जिसने ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया, उसे परिवादी माना जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? वैसे गंभीर मामले का है तो पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट तैयार की गई तो उसे परिवाद नहीं माना जाए। ठीक, क्लियर हुआ? बताओ। जी सर। हाँ, ठीक है, तो इसके अलावा जान गए कि जो पुलिस रिपोर्ट, जो ये जो कंप्लेन है, किसे की जाती है, बताओ सब। मजिस्ट्रेट को, अभी तो बताया, कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है। ठीक है, कंप्लेन किसे करेंगे, मजिस्ट्रेट को करेंगे। तो ये जो कंप्लेन होती है, ये कैसी कार्रवाई होती है, जुडिशियल होती है, न्यायिक, क्योंकि न्यायालय में होती है। ठीक है, जी सर। आगे समझ में कंप्लेन क्या है। जी। ठीक, तो कंप्लेन परिवाद, इसे हिंदी में परिवाद कहते हैं। तो कंप्लेन के कौन कौन आवश्यक तत्व है इसमें,
एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए मैंने बताया कि कोई किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन किया गया होना चाहिए। कथन किसको किया गया होना चाहिए? मजिस्ट्रेट को किया गया होना चाहिए। मजिस्ट्रेट को किस दृष्टि से किया गया हो कि मजिस्ट्रेट उस पर कोई कार्रवाई करे। और फिर ऐसा कथन कैसा होना चाहिए? मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। किस व्यक्ति के बारे में हो तो वो किसी ज्ञात व्यक्ति के बारे के अज्ञात अपराधी के बारे में भी हो सकता है या अज्ञात अपराधी के बारे में भी हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा ऐसा किस बारे में होना चाहिए कि उस ज्ञात या अज्ञात अपराधी ने ऐसा अपराध किया। ठीक है। और वो कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। तो यही परिभाषा है कंप्लेन की। क्लियर? क्लियर सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे चीजें पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं ये जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे इंक्वायरी किसे कहते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी किसे कहते हैं, कुछ और परिभाषाएं जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 की उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इतना समझो, अच्छे से पढ़ो। ठीक। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।